ये जानी मानी रंगकर्मी पूर्वा नरेश से भेंटवार्ता आपसे बातचीत की है जी श्याम ने। श्रोताओं नमस्कार। आज 27 मार्च है और हर वर्ष इस दिन वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस। आज इस अवसर पर हम बातचीत करने जा रहे हैं पूर्वा नरेश से। तो पूर्वा जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं थैंक यू सो मच। और आपसे ये जानना चाहते हैं कि थिएटर से आपका जुड़ाव, आपका लगाव कब, क्यों और कैसे हुआ? मंच से तो मेरा रिश्ता बचपन से ही था, क्योंकि माँ मेरी संगीत नाटक अकादमी में थी और जी। मैं डांस क्लास कथक केंद्र में ही जाती थी और बगल में ही भातखंडे म्यूजिक कॉलेज था। जी। मेरी नानी सिंगर थी, मेरे पापा जो है वो राइटर हैं। तो जी। बचपन से ही साहित्य और संगीत का माहौल था। हम या तो नाटक देख रहे होते थे या हम मंच पर होते थे। तो बचपन से ही मंच से जुड़ाव था। जी। कॉलेज में आए उसके बाद थोड़ा और मौके मिले स्टेज से जुड़ने के। फिर कॉलेज के बाद मैंने एफटीआई पुणे से अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। उसमें भी थिएटर एक सब्जेक्ट था। हाँ, हम्म। बम्बई आने के बाद मेरा डांस, पखावज, मेरा थिएटर, इनफैक्ट इवन कुछ समय के लिए बिल्कुल छूट गया, क्योंकि आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे होते हैं। आप जी। सिर्फ 9 से 5 की मशक्कत में जूझे पड़े रहते हैं। हम्म। लेकिन फिर धीरे-धीरे पृथ्वी थिएटर जाना शुरू हुआ। वहाँ हम्म। लोगों से मुलाकात हुई। फिर किसी ने कहा कि आप एक बच्चों का नाटक अडैप्ट कर दीजिए रस्किन बॉन्ड की कहानियों पे, हम्म। इंग्लिश से हिंदी में कर दीजिए। तो हम्म। मैंने वो किया। तो आपने फिर वो लिखना नाटक। शुरू किया। तो जो जी। लेखन है, इसमें जो प्रभाव आया है या यूं कहिए कि जो शार्पनेस थी, उसको आप थिएटर से जोड़कर देखती हैं, जो बचपन में आपने देखा भी और किया भी? हाँ, मतलब अगर मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाऊँ कि बचपन में जो मैंने पहला लेटर अपनी नानी को लिखा था, वो था कि नन्हा शाम 5 बजे घोड़ा घास खाता है। नाउ ये लेटर जो था ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बिज़ार लेटर हो सकता है, हम्म। लेकिन ये संगीत नाटक अकादमी की लाइब्रेरी का एक पोस्टर था। शाम हम्म। 5 बजे घोड़ा घास खाता है नाटक का नाम था और शाम 5 बजे उसका अनाउंसमेंट था। तो मैंने अच्छा। अपनी नानी को वही कॉपी करके लिख दिया। क्या और वो बात है, एक क्या बहुत बात ही एब्स्ट्रैक्ट लेटर आप मान सकते हैं आजकल कि शाम 5 बजे घोड़ा घास खाता है। सो आई आई वुड से कि हाँ, मतलब बचपन से ही जो प्रभाव थे वो बाद की लेखनी पर ज़रूर दिखे और तो फिर पापा तो राइटर हैं ही जी, तो। तो ये आगे फिर और बढ़ा, किस तरह से बढ़ा? आगे किस तरह से बढ़ा कि मुझे एक रॉयल कोर्ट लंदन एक वर्कशॉप करते हैं यहाँ रेज थिएटर के साथ हम्म। राइटर्स ब्लॉक करके, तो हम्म। उसमें मेरा चयन हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने एक वर्कशॉप की जिसमें उन्होंने और चीजें बताई। मतलब फिल्म राइटिंग और थिएटर राइटिंग के जो अंतर होते हैं वो थोड़े से सूक्ष्मता से समझने को मिले। और फिर जो नाटक लिखे वो बाहर हुए, फिर बाहर से और प्रपोजल्स आए कि आप यहाँ आकर लिखिए। तो फिर वहाँ पे लोगों के साथ राइटर्स, प्ले राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ बातचीत हुई, तो उनके टेक्निक समझ में आए। तो बस ऐसे ही इजाफा होता चला गया। बस एक बार लिखा बाहर और से अर्थ आपका ये है कि विदेशों में भी आपने अपने नाटकों का मंचन किया है, जो आपकी लेखनी थी, जो आपका निर्देशन था, वो वहाँ पर भी दिखाया है आपने अपने हुनर को। जी, जी, लेकिन लंदन चूँकि यूके जो है ना वो शेक्सपियर की कंट्री है और हम्म। कॉलोनाइज़ेशन कह लें जिसकी वजह से अंग्रेज़ी जो है पूरी दुनिया में इस समय हावी है बाकी भाषाओं पे। जी। जी। तो थिएटर वहाँ का और वहाँ पे थिएटर की पूरी इंडस्ट्री है, तो थिएटर को बहुत सीरियसली लेते हैं। जी। तो इसलिए और कोई कंट्री नहीं बट यूके जाकर वहाँ के लोगों के साथ थिएटर पे, क्योंकि वहाँ थिएटर बहुत एडवांस स्टेज पे है। तो हम्म। वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके थोड़ा-सा यहाँ और वहाँ का जो फ़र्क है, वो समझने को मिला। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ बेटर है, लेकिन फ़र्क है, वो समझने को मिला और हमेशा इज़ाफ़ा होता है अगर आप यहाँ और वहाँ दोनों और कई आयामों को समझकर, कई जगहों के थिएटर को समझकर अगर अपनी को संपन्न करते हैं, तो एक फ़र्क तो आता ही है। बिल्कुल आता है। वैसे पूरे विश्व में रंगमंच प्रभावशाली रूप से विषयों को, कहानियों को कलात्मक रूप से प्रदर्शित करता है। भारत में भी रंगमंच की पूर्व स्थिति और जो आज के परिप्रेक्ष्य में रंगमंच की भूमिका है, इसके संबंध में आप क्या सोचती हैं? देखिए, रंगमंच की भूमिका तो मेरे लिए मुझे लगता है पहले भी और आज भी सबसे ज़्यादा सारे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहम है, क्योंकि रंगमंच जो है वो एक तो ऐसी कहानियों को चुनता है जिस पे बाकी माध्यम अपना हाथ नहीं रखते हैं, क्योंकि बाकी माध्यमों में पैसा, व्यवसाय इतना ज़्यादा बड़ी बात होती है कि वो फ़ॉर्मूला से हट के कहानी कहना ही नहीं चाहते। रिस्क टेकिंग का मात्रा बहुत कम होता है। रंगमंच में क्योंकि
पैसा भी कम लगता है, और क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल भी, अगर आप उसको बिजनेस मॉडल की तरह देखें तो छोटा होता है, तो इसलिए जो मादा होता है रिस्क टेकिंग का वो ज्यादा होता है। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरीज जिनको कहते हैं हम, वो रंगमंच में सबसे पहले और सबसे ज्यादा बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि रंगमंच में जो ऑडियंस है वो उतनी ही इन्वॉल्व होती है जितना कि कहानी बताने वाला खुद, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या बाकी लोग हो नाटक से जुड़े हुए। जो ऑडियंस है उसको तो एक इमेजिनेशन का पुल बनाना ही पड़ता है उस कहानी को समझने के लिए। अगर आप कहते हैं कि बारिश हो रही है तो बारिश आप दिखा नहीं देते हैं, बारिश आप महसूस कराते हैं। तो महसूस करने का जो मादा है वो ऑडियंस में भी बढ़ता है, और जहाँ महसूस करने का मादा बढ़ेगा वहाँ इंसानियत और मनुष्यता बढ़ेगी। संवेदनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं तमाम चीजें। आपको बिल्कुल थाली में लगकर नहीं परोसी जाती कहानी, आपको भी एज एन ऑडियंस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा संवेदित होना पड़ता है, और बताने वाले को भी आपको संवेदित करना पड़ता है। क्या बात है ना? तो उससे मनुष्यता मुझे लगता है बहुत ज्यादा बरकरार रहती है, जिंदा रहती है, और आगे भी बढ़ती, पनपती भी है जी। और उसी की तो सबसे ज्यादा जरूरत है आज। अच्छा, आज के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है, इसने क्या रंगमंच को प्रभावित नहीं किया है? जो उसका जो मूल स्वरूप है अब वो बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? क्या सोचती हैं आप? आपको क्या लगता है? देखिए, आज की अगर आप बात करेंगे, अगर आप मुझसे ये सवाल 2 साल पहले पूछ रहे थे तो जवाब कुछ और होता, लेकिन आज कोरोना की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ने किया है वो एक थर्ड काइंड ऑफ थिएटर का स्पेस क्रिएट किया है, जो कि जिसे हम डिजिटल थिएटर कह सकते हैं। डिजिटल थिएटर इज नॉट वीडियो ऑन डिमांड थिएटर कि आपने एक रिकॉर्डिंग पुरानी की हुई है अपने नाटक की और आपने वो ऑनलाइन डाल दी है और आप उसे लोगों को दिखा रहे हैं। डिजिटल थिएटर का मतलब है कि अब कैमरा और ऑडियंस आपके सामने एकदम नहीं, क्योंकि ऑडिटोरियम बंद है आजकल, राइट? तो लोग थिएटर्स में जा नहीं पा रहे हैं और डर भी रहे जाने से, अगर खुले भी हैं तो लोग घरों से बैठ के ऑनलाइन शोज देख रहे हैं। और अभी फिलहाल वो शोज देख रहे हैं जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है नाटकों की। लेकिन मेरे ख्याल से अब एक नया मीडियम तैयार हो रहा है जिसको हम डिजिटल थिएटर कह सकेंगे, जो कि कैमरा के इन्वॉल्वमेंट को और ऑडियंस के विड्रॉल को शामिल करके बनेगा। मतलब थिएटर भी होगा और फिल्म भी होगा, और उसके उन दोनों की भाषाओं को लेकर अपनी एक नई भाषा करेगा। एक नए स्वरूप की ओर जो है वो थिएटर जाएगा अब, ऐसा आप मानते हैं? जाना ही पड़ेगा, क्योंकि थिएट्रिकलिटी जो है, जो थिएटर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो अभी रिकॉर्डिंग में नहीं है। वो थिएट्रिकलिटी अब आपको ढूंढनी पड़ेगी कि वो अब आप कैसे उसको लाएंगे अपने ऑनलाइन नाटकों में। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अब जो हस्तक्षेप होगा नाटक में वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और एम्पावरिंग होगा। ये बात तो है। अच्छा, हम एक बात और यहाँ पर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लोक नाट्य का जो है हमारे समाज पर बहुत असर रहा है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बात करते हैं और उसके प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, थिएटर की या रंगकर्म की, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो लोक कलाकार हैं, लोक नाट्य विधा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कहीं इसमें पिछड़ तो नहीं जा रहे हैं? तकनीकी चूंकि जानकारियां उनके पास कम होती हैं, अवसर कम होते हैं। ये तो देखिए होता है, ये पोलराइजेशन तो हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब इसको मतलब ये जवाब तो बहुत मुश्किल है देना, क्योंकि कुछ स्थितियों में बेटर हो भी रहा है। जो लोग उन लोगों की नजरों में हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल इंटीरियर्स में जाके रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन डाल रहे हैं, इनफैक्ट रॉयल्टी भी अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन अक्सर यही होता है ना कि ज्यादा ताकतवर अपने से कम ताकतवर को अप्रोप्रिएट कर लेता है। बावजूद इसके जीवंतता जो है वो तो बनी रहनी चाहिए ना। जैसे कि अभी आपने कहा कि नाटकों में खासियत यही होती है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, संवेदनाएं महसूस भी करनी होती है और संवेदनाएं महसूस करानी भी होती है। तो जाहिर है दोनों का आमने सामने रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल आमने सामने रहना जरूरी है, बस फिलहाल तो मुश्किल है ना? मुश्किल है अभी आज के इस दौर में, हम ये मान सकते हैं। अच्छा, रंगमंच की जो खुशबू है, इसको, उसके सरोकार को कैसे बचाया जाए और आगे बढ़ाया जाए? आपकी नजर में आपको क्या लगता है, क्या कुछ और किया जा सकता है? रंगमंच को तो थिएटर को तो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए बहुत सीरियसली, और इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट को एक थिएटर के इंटरवेंशन से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो रटे नहीं, महसूस करें क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसको समझें, उसको उलट पुलट के देखें। क्योंकि होता क्या है कि अगर जो आपको बाकी सब्जेक्ट है ना, अगर वो टेबल है तो उसे टेबल की तरह ही यूज करेंगे, उसे टेबल की तरह ही पढ़ाएंगे कि लकड़ी की मेज है, इस पे हम किताब रख के पढ़ते हैं, इस पे हम
हम खाना खाते हैं, लेकिन थिएटर आपको सिखाएगा कि ये लकड़ी कहाँ से आई है, ये लकड़ी है, इसका टेक्सचर क्या है, और ये मेज नहीं है, ये बिस्तर भी हो सकती है, ये किसी की टोपी भी हो सकती है, क्या किसी की छत बात, हो सकती है ना। बहुत तो अच्छी अपने बात, सब्जेक्ट को उलट पुलट के समझने की जो शक्ति है वो तो आपको ताकत, थिएटर ही हाँ। देगा। जी क्या बिल्कुल। पूर्वा जी, आपके बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि आप ऐसी कोई विधा नहीं है कला की जिसमें आपकी रुचि ना हो, आपकी सक्रियता ना हो। फिल्मों की जब हम बात करते हैं तो कई फिल्मों में आपने संवाद लेखन किया है, अभिनय किया है, और जो कला के दूसरे पक्ष हैं उसमें भी आपने काम किया। कुछ उसके बारे में भी बताइए। उसके बारे में मैं क्या बताऊं। मैं बस ये कह सकती हूँ कि मैं क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन पढ़ के आई थी, जो कि एक यूनिक कोर्स था, उसी साल फिल्म इंस्टीट्यूट ने शुरू भी किया था और उसी साल खत्म भी कर दिया उस बैच के बाद। तो हम्म। मैं फिल्म निर्माताओं के साथ ज्यादा मैंने काम किया, और उसके बाद मैं एक बहुत बड़े स्टूडियो में हेड ऑफ प्रोडक्शन थी फिल्म की। तो मेरे दोस्त जो हैं वो कुछ फिल्म डायरेक्टर्स, रोहन सिप्पी, अनुराग बासु, इस टाइप के जो डायरेक्टर्स हैं, जो उस समय बहुत कटिंग एज डायरेक्टर्स आज भी माने जाते हैं, तो उनके साथ मेरे बिजनेस के थ्रू ही, लेकिन मेरी फिर बातचीत हुई। फिर थिएटर की वजह से लोग मुझे ज्यादा सीरियसली लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये बिजनेस की बात करती है लेकिन ये क्रिएटिव भी है, इससे कहानी के बारे में बात की जा सकती है शायद। तो थिएटर से मुझे बहुत संबल मिला था मेरे जॉब में। तो रोहन ने मुझे बोला आप संवाद लिखिए मेरे फिल्म के। उसके बाद अनुराग आए और उन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरा कोई शो देख लिया, आज रंग है या किसका, जिसमें मैं डांस कर रही थी। तो उन्होंने जब कुछ बनाया टैगोर स्टोरीज पे, तो उन्होंने बोला कि इसमें जो डांसर वाला रोल है वो तुम ही करोगी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत मोटी लगूंगी। उन्होंने कहा ये वो सब मैं देख लूंगा, कैमरा मैं करूंगा। तो इट वाज लाइक नेगोशिएशन का, कैमरा मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा और तुम मोटी नहीं लगोगी। हालांकि ये गलत था। मुझे दिलासा दे रहे थे, लेकिन इस तरीके से। और अब तो ये हो गया है कि मैं बोल देती हूँ कि भाई मैं दोस्ती यारी में एक्टिंग करती हूँ, मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ नहीं। हाँ, आप मुस्कुरा तो देती हैं बस, इसलिए लोग आपकी बात मान जाते हैं, इसलिए आपने फिल्म लिखी, मतलब जो संवाद लिखे, हंसी तो फंसी। इस हाँ, फिल्म हंसी में तो फंसी। दम मारो दम, और कृष में भी एक कलाकार के रूप में आपने काम किया, नौटंकी क्रिश साला की तो फिल्म मैं में भी। जी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी। क्रिश जी में जी। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी। हम सिंगापुर में शूटिंग कर रहे थे, हम्म। और वहाँ की जो एक्ट्रेस थी शायद उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए, और चूंकि उन्होंने डॉलर्स में मांगे थे तो वो हमारे लिए 30 गुना हो गए। तो एकदम से जो एसोसिएट डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि सर पूर्वा से करा लेते हैं, क्योंकि मैं ना अखबार पढ़ने की एक्टिंग करती थी। तो उन्होंने कहा सर ये तो अनाउंसर का रोल है, पूर्वा कर लेगी। तो उन्होंने कहा पूर्वा कैसे कर लेगी। और पूर्वा उस समय बारिश हो रही थी, तो घुटने घुटने तक जीन्स चढ़ा के हाँ। परेशान है, बिल्कुल बाल इधर उधर घूम रही थी कि मतलब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शॉट लग गया है, ये वो। और सर ने कहा अरे पूर्वा कैसे करेगी, उसके चेहरे पे तो देखो बिल्कुल मतलब जैसे हवाइयां उड़ रही हैं। तो फिर ऋतिक रोशन ने अपने मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि अरे जेम्स करेगा ना मेकअप पूर्वा का। तो उस तरीके से वो हुई, और उसके बाद वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई कि जब दूसरी बनी तो मिस्टर रोशन ने बुला के कहा कि पूर्वा अब तुम तो लकी मास्किट हो गई हो इस फिल्म की, तो मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा ही है लेकिन ये भी तुम रोल करो। तो बस इस तरीके से एक्टिंग इज नॉट माई करियर इज एक्चुअली राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग। चलिए, आप जिस फील्ड में भी अपने काम को करना चाहती हैं, और जिस काम को देखकर दर्शक, जो श्रोता हैं, वो अगर खुश होते हैं, तो इससे बड़ी खुशी आपके लिए क्या हो सकती है ना? हम जी ये बिल्कुल। बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि अपनी दुआओं में आपको शामिल रखें, और आप जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ आपने पढ़ा है, जितना कुछ आपने अनुभव किया है, और जो कुछ आपके अंदर हैं, जो सकारात्मक विचार हैं, वो लोगों तक पहुँचें। और इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए जितने कलाकार काम करते हैं, उनमें आप एक शामिल हों और सफल हों, यही हम कामना करते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने प्यारे ढंग से अपने पूरी कहानी को हम सबके साथ में यहाँ साझा किया है। ये आपका बड़प्पन है, थैंक यू आपका है। वर्ल्ड थिएटर डे पे थिएटर को जगह देने के लिए। थिएटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही जरूरी आयाम है हमारी जिंदगी का। इसे बच्चों के स्कूल में के कोर्स में बिल्कुल शामिल करना चाहिए, और अपनी अपनी जिंदगी में भी शामिल करना चाहिए। नाटक तो जरूर देखने चाहिए और करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी पूर्वा नरेश से जी श्याम की बातचीत अभी आपने सुनी। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।